कहानी की शुरुआत होती है एक शातिर चोर फ्रैंक मॉरिस से। पुलिस ने उसे बैंक रॉबरी के केस में पकड़ लिया है और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए दुनिया की सबसे सिक्योर जेल अल्कट्रस ले जा रहे होते हैं। अल्कट्रस कोई आम जेल नहीं है, ये एक छोटे से आइलैंड पर बना है, समुद्र के बीच में। अगर कोई इनमेट जेल तोड़कर बाहर भी निकल जाए तो आगे उसका रास्ता सिर्फ पानी रोकता है। इसीलिए इसे दुनिया की सबसे सिक्योर जेल माना जाता था। यहाँ सिर्फ दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाता है। लेकिन जल्द ही इस जेल की रेपुटेशन थोड़ी हिलने वाली थी, क्योंकि अब यहाँ आ चुका है फ्रैंक मॉरिस, एक ऐसा चोर जिसने पहले भी कई बार जेल तोड़कर भागने की कोशिश की है। लेकिन इस बार मॉरिस थोड़ा नर्वस था, क्योंकि अल्कट्राज कोई आसान जगह नहीं थी। फिर भी मॉरिस का माइंडसेट क्लियर था। वह यहाँ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिताने वाला। वो जल्द से जल्द इस जेल से बाहर निकलना चाहता था। जैसे ही मॉरिस जेल में एंटर करता है, उसे हेड टू टो चेक किया जाता है और एक सेल में लॉक कर दिया जाता है। तभी एक गार्ड आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, वेलकम टू अल्कट्राज। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अचानक एक बेल बजती है और सभी सेल गेट्स खुल जाते हैं। अधिकारियों ने कैदियों को बाहर बुलाया। अल्कट्राज का डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट था। यहाँ साफ सफाई, समय पर सेल में वापस जाना और रूल्स फॉलो करना मैंडेटरी था। सभी इनमेट्स एक जैसा यूनिफॉर्म पहनकर लाइन में ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं। और वहीं मॉरिस की नजर पड़ती है लिटमस नाम के एक इनमेट पर। मॉरिस थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, मुझे तो कांटा ही नहीं मिला, अब मैं नूडल्स कैसे खाऊंगा? लिटमस मुस्कुराते हुए रिप्लाई करता है, अरे यार, ये तेरा घर नहीं है, जो मिला है चुपचाप खा ले। तभी वुल्फ नाम का एक खतरनाक इनमेट मॉरिस को टीज करने लगता है। वुल्फ से जेल में हर कोई परेशान था। यहाँ हर इनमेट पर उसकी मनमानी चलती थी और उस पर कई गंभीर केस भी दर्ज हैं। अल्कट्राज में एक से बढ़कर एक डेंजरस कैदी थे। इसी बीच लिटमस मॉरिस से थोड़ा खाना मांगता है। मॉरिस अपनी प्लेट उसे दे देता है, लेकिन जब मॉरिस नीचे से सीक्रेटली देखता है तो पता चलता है कि लिटमस खुद खाना नहीं खा रहा था, बल्कि वो चूहों को दे रहा था। रात को एक गार्ड मॉरिस को वार्डन के पास ले जाता है। वार्डन के ऑफिस में पहुंचते ही मॉरिस को लगता है कि अब बात सीरियस होने वाली है। वार्डन धीरे से कहता है, मैं जानता हूं कि तुम बहुत शार्प और इंटेलिजेंट हो, लेकिन ये सब यहाँ किस काम का? तुम्हारे जैसे कितने आए और गए, पर कोई भी यहाँ से नहीं बच पाया। यहाँ कैदी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं। हर 2 महीने में ही कोई तुमसे मिलने आ सकता है, और वह भी तब अगर मेरा मूड अच्छा हो। वार्डन बहुत सख्त इंसान था। जरा सी गलती पर भी कैदियों को भारी पनिशमेंट मिलती थी। वह आगे कहते हैं, यहाँ से भागने का सोच भी मत, नहीं तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। मॉरिस हंसते हुए जवाब देता है, नहीं सर, आपके होते हुए यहाँ से कौन भागने का सोच सकता है? लेकिन असल में पहले ही दिन से मॉरिस का दिमाग एस्केप प्लान में लग चुका था, और मौका मिलते ही मॉरिस क्वाइटली वार्डन का नेल कटर चुरा ले लेता है। इसी छोटी चीज से आगे की पूरी प्लानिंग शुरू होने वाली थी। जैसे ही मॉरिस अपनी सेल में वापस आता है, वह इसे बाइबल में छुपा देता है ताकि कोई भी इसे देख न पाए। अगले दिन जैसे ही मॉरिस बाथरूम में जाता है, वुल्फ फिर से उसे परेशान करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार मॉरिस चुप बैठने वाला नहीं था। अब उसने अपना असली रूप दिखाने का फैसला किया। जैसे ही वुल्फ फिर से उसे परेशान करता है, मॉरिस उसे पकड़कर जबरदस्त धुलाई कर देता है। पूरी जेल उस दिन ये फाइट देख रही थी, और उसके बाद मॉरिस का नाम हर कैदी की जुबान पर था। अब हर कोई उससे डरने लगा था। मॉरिस का अल्कट्राज में एक अलग ही रुतबा बन चुका था। कुछ दिनों बाद मॉरिस को लाइब्रेरी में काम दे दिया जाता है। यहीं उसकी मुलाकात होती है एक बुजुर्ग कैदी से, जिसका नाम था इंग्लिश। इंग्लिश इस जेल का सीनियर इनमेट था। 2 लोगों के मर्डर के केस में उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली थी। उसने अपनी आधी जिंदगी यहीं गुजारी थी, और अब वह अल्कट्राज के हर कोने, हर दीवार को जानता था। उसे यह भी पता चल चुका था कि सुबह मॉरिस और वुल्फ के बीच लड़ाई हुई थी। इंग्लिश मॉरिस को कुछ किताबें देता है और कहता है, इन्हें हर कैदी के सेल तक पहुंचाना तुम्हारा काम होगा। अगले सीन में हमें एक ओपन यार्ड दिखता है, जहां कैदी अलग अलग गेम्स खेल रहे होते हैं। वहीं मॉरिस की मुलाकात होती है डॉक नाम के एक शांत, सिंपल और डिसेंट इंसान से, जो खुद की एक पेंटिंग बना रहा होता है। डॉक सालों से इस जेल में बंद था। पेंटिंग उसका एस्केप थी। वो कहता है, इस जगह पर कोई भी इंसान पागल हो सकता है, लेकिन मेरी पेंटिंग्स ने अब तक मुझे नॉर्मल रखा है। मॉरिस उसकी पेंटिंग को ध्यान से देखता है और पूछता है, इसमें तुमने ये फूल क्यों बनाया है? तुम्हारी शर्ट में तो ऐसा कुछ नहीं है। डॉक मुस्कुराता है और कहता है, ये मेरा हैप्पीनेस है, जो मेरी पेंटिंग में है, पर मेरे अंदर नहीं। मॉरिस कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। फिर जब वो ऊपर देखता है तो इंग्लिश वहीं ऊपर खड़ा नजर आता है। वो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इंग्लिश के लोग उसे रोक देते हैं। तभी इंग्लिश इशारे से कहता है, अपना आदमी है, आने दो। मॉरिस पास जाकर उसके बगल में बैठता है और बिना वक्त गंवाए सीधे दिल की बात कह देता है, मुझे यहाँ से निकलना है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? इंग्लिश हल्का सा हंसता है और कहता है, देखो बेटा, ये सिर्फ जेल नहीं है, ये हमारी कब्र है। यहाँ से निकलना है तो पहले हमें मरना पड़ेगा। इंग्लिश गंभीर होकर कहता है, तब जाकर हमारी डेड बॉडी यहाँ से कब्रिस्तान तक पहुंच पाएगी। चलो मान भी लो कि तुम इन बड़ी दीवारों पर चढ़ गए और फिर खतरनाक फोर्सेस को क्रॉस भी कर लिया और किसी जादुई शक्ति से सारे गार्ड से बचकर जेल से बाहर निकल भी गए, तब भी यहाँ से भागना असंभव है। आगे तुम्हारा रास्ता सिर्फ समुद्र रोकता है, इसलिए टाइम बर्बाद मत करो और चुपचाप सजा काटो। कम से कम जिंदा तो रहोगे। लेकिन मॉरिस के इरादे पक्के थे। वो हर हाल में इस जेल से बाहर निकलना चाहता था। उस रात एक ऑफिसर मॉरिस को बताता है, कल से तुम्हें कारपेंट्री का काम दिया गया है, 1 घंटे का 50 सेंट दिहाड़ी भी मिलेगी। मॉरिस तुरंत तैयार हो जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था, कहीं इस काम में मुझे ऐसा टूल मिल जाए जो भागने में काम आ सके। अगले दिन मॉरिस लिटमस से पूछता है, अरे यार, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है? लिटमस मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो बहुत आसान है। हर सेल में एक एयर वेंट होता है, उसके जरिए तुम छत तक पहुंच सकते हो और वहां से शायद बाहर निकल पाओ। मॉरिस उसकी बातों पर हंसता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी डॉक उससे धीरे से कहता है, सावधान, वुल्फ तुम्हारी तरफ आ रहा है। और सच में वुल्फ चाकू लेकर मॉरिस पर अटैक करने आता है। मॉरिस फौरन अपने कोट को लपेटकर लड़ाई शुरू कर देता है। इतना में एक गार्ड आता है, लेकिन वुल्फ बिना देर किए
लिए गार्ड पर भी चाकू से वार कर देता है। मामला इतना बिगड़ जाता है कि वॉच टावर के गार्ड्स भी शूट करने लगते हैं। तभी मॉरिस और वोल्फ लड़ना बंद करते हैं। मॉरिस को अब पता चल जाता है कि वॉच टावर पर भी गार्ड्स हैं। वो एक एक करके जेल की हर एक्टिविटी और हर मूवमेंट को ध्यान से नोटिस करने लगता है। फिर मॉरिस और वोल्फ को डी ब्लॉक ले जाया जाता है। यहाँ रात भर कैदियों को अंधेरे में रखा जाता है और उन्हें टॉर्चर दिया जाता है। ये वो सेल था जहाँ कोई भी इनमेट नहीं जाना चाहता था। जाने से पहले वोल्फ मॉरिस को धमकाता है, बेटा तेरी मौत मेरे हाथों होगी। उस रात मॉरिस को अलग अलग तरीकों के टॉर्चर सहने पड़ते हैं। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। 2 हफ्ते तक अंधेरे वाले इस डरावने सेल में रहने के बाद उसे वापस उसके ओरिजिनल सेल में ले जाया जाता है। जैसे ही मॉरिस अपने सेल में लौटता है, उसे एक छोटा सा नोट मिलता है। नोट उसके पास लिटमस के पालतू चूहे के जरिए आया होता है और उस पर लिखा होता है, वेलकम बैक मॉरिस। कुछ दिन बाद जेल में एक नया इनमेट आता है। उसका नाम था चार्ली। उसे मॉरिस के पास वाले सेल में रखा जाता है। जल्दी ही मॉरिस और चार्ली में दोस्ती हो जाती है। मॉरिस फिर उसे अपने दूसरे दोस्तों से भी मिलवाता है ताकि वो जेल के माहौल में एडजस्ट कर सके। इसी समय वार्डन बिना किसी को बताए हर एक सेल की इंस्पेक्शन करने निकलता है। जब वह डॉग के सेल में आता है तो वहां उसकी बनाई हुई पेंटिंग देखकर वह हैरान रह जाता है। दिन ब दिन डॉग की पेंटिंग्स बढ़ती जा रही थी और उसने वार्डन की भी एक पोर्ट्रेट बना रखी थी। वार्डन उसे देखकर मुस्कुराने लगता है, लेकिन सच कहें तो उसकी यह मुस्कान थोड़ी अजीब थी। अगले दिन वार्डन एक कड़क फैसला लेता है। वो गार्ड्स को ऑर्डर्स देता है कि डॉग की सारी पेंटिंग्स बाहर फेंक दी जाए। इस फैसले ने डॉग को पूरी तरह तोड़ दिया। पेंटिंग ही उसकी दुनिया थी, उसकी एकमात्र खुशी, और अब वो भी उससे छीन ली गई। मॉरिस उसे समझाने की कोशिश करता है, कोई बात नहीं, वो सिर्फ पेंटिंग्स थी, तुम और भी बना सकते हो। लेकिन डॉग इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा था। अगले दिन मॉरिस उसे देखकर गार्ड से कहता है, प्लीज डॉग पर नजर रखिए, वो बहुत परेशान लग रहा है, कहीं खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। गार्ड बस सिर हिलाकर कहता है, तुम अपने काम से काम रखो। अब डॉग को भी मॉरिस के साथ कारपेंट्री का काम दिया जाता है। लेकिन तभी डॉग धीरे से मॉरिस की पॉकेट में कुछ रख देता है। उसके बाद डॉग एक गार्ड को बुलाता है और कारपेंट्री के लिए दी गई एक्से से अपनी 3 उंगलियां काट लेता है। वो चिल्लाता है, जिन उंगलियों से मैं पेंट नहीं कर सकता उनकी मुझे कोई जरूरत नहीं। गार्ड उसे पकड़ ले जाते हैं। मॉरिस देखता है कि डॉग ने उसके कोट में वही फूल रख दिया है जिससे उसने अपनी पेंटिंग बनाई थी। शायद डॉग यह बताना चाहता था, इन लोगों ने मेरी खुशी मुझसे छीन ली, लेकिन तुम्हारे पास इसे भेज रहा हूँ। डॉग की कटी हुई उंगलियां मॉरिस एक डिब्बे में रख देता है और गार्ड को कहता है, जाओ अपने वार्डन को दे दो, वो इसे देखकर खुश होगा। अगले दिन मॉरिस अपने सेल में बैठा होता है। तभी मॉरिस की नजर पड़ती है कि एक कॉकरोच एयर वेंट में जा रहा है। इसे देखकर उसे पता चलता है कि इस जेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता जरूर होगा। इतने में इंग्लिश आता है और बताता है, डॉग ने अपनी उंगलियां इसलिए काटी क्योंकि उसे पेंटिंग करने की परमिशन रद्द कर दी गई थी। उसने तंग होकर यह कदम उठाया। ये सुनकर मॉरिस का गुस्सा फूट पड़ता है। अगले दिन डाइनिंग हॉल में वार्डन मॉरिस से पूछता है, तुम इस डॉग को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो? मॉरिस शांत होकर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो अपनी जगह बैठ जाता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है 2 भाइयों से, जॉन और क्लैरेंस। मॉरिस उनसे ऐसे बात करता है जैसे वो उन्हें पहले से जानता हो। दरअसल ये दोनों किसी और जेल में मॉरिस के गैंग में थे। अब जॉन को भी जेल से भागना आसान लगने लगा क्योंकि ये दोनों भाई भी मॉरिस की तरह शार्प माइंड के थे और ऐसे ये तीनों मिलकर जेल से भागने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। दोपहर को चार्ली की गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है। वहीं दूसरी तरफ इंग्लिश की डॉटर उससे मिलने आती है। इंग्लिश अपनी बेटी को देखकर भावुक हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने अपनी बेटी का बचपन नहीं देखा और ये ख्याल उसे बहुत दुख देता है। इसी बीच चार्ली को उसकी वाइफ बताती है कि उसकी माँ बहुत बीमार है और डॉक्टर कहते हैं कि वह ज्यादा दिन नहीं बच पाएंगी। ये सुनकर चार्ली भी अल्कट्रस से भागने का सोचने लगता है। चार्ली बहुत परेशान होता है। रात को वो मॉरिस से कहता है, अगर तुम यहाँ से भागने का प्लान बनाओ तो मुझे भी शामिल कर लेना। अगले दिन मॉरिस, चार्ली, जॉन और क्लैरेंस की सीक्रेट मीटिंग होती है। मॉरिस बताता है, हर सेल का एयर वेंट ऊपर छत पर खुलता है और यह जगह खारे पानी वाले समुद्र के बीच है, जिसकी वजह से दीवारें थोड़ी कमजोर हो गई हैं। मेरे पास एक नेल कटर है और खुदाई पहले से शुरू कर दी है। अगर मैं धीरे धीरे खोदूं और एक छोटा टनल बनाकर छत पर पहुंच जाऊं तो बाकी सब समझ जाएंगे कि यहाँ से कैसे भागा जा सकता है। जॉन पूछता है, रात को अगर गार्ड्स को पता चल गया कि तुम अपने सेल में नहीं हो तो उन्हें शक नहीं होगा क्या? तभी क्लैरेंस मुस्कुराते हुए कहता है, इस मसले का हल मेरे पास है। क्लैरेंस मुस्कुराते हुए कहता है, यहाँ मेरे पास एक बार्बर है जो कैदियों के बाल काटता है। हम उससे बाल ले सकते हैं और उन बालों से डमी हेड बना सकते हैं। इसे हम बेड पर रख देंगे और जब हम वॉल के टनल से ऊपर छत पर पहुंचेंगे, गार्ड्स को लगेगा कि इनमेट अभी भी अपने बेड पर है। लेकिन सबको ये चिंता थी कि जेल से तो निकल जाएंगे, पर समुद्र पार कैसे करेंगे? मॉरिस जॉन से कहता है, देखो इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम तो क्लोजिंग डिपार्टमेंट में काम करते हो, वहां तुम्हें उन पुलिस ऑफिसर्स के लिए बनाए गए रेनकोट्स मिल जाएंगे। कुछ रेनकोट्स चुराकर मुझे दे दो, हम उनसे ट्यूब बोट और लाइफ जैकेट्स बना लेंगे और समुद्र को पार कर सकते हैं। चार्ली उत्साहित होकर कहता है, मुझे भी कोई काम दो, मैं भी मदद करना चाहता हूँ। मॉरिस उसे बताता है, जब मैं वेंटिलेशन की जाली खोदूंगा तो तुम पहरा देना ताकि कोई गार्ड हमें देख ना ले, और जब तुम खोदोगे मैं तुम्हारा पहरा दूंगा। सभी मॉरिस का प्लान सुनकर उत्साहित हो जाते हैं और उसी रात काम शुरू कर देते हैं। लेकिन मुश्किल ये थी कि नेल कटर बहुत छोटा था और दीवार खोदना मॉरिस के लिए बहुत मेहनत भरा काम था। उसके हाथ में छाले लगते रहे, लेकिन वह धीरे धीरे होल खोदने में कामयाब हो जाता है। अगले दिन खाने के टेबल पर मॉरिस अपने दोस्तों से कहता है, मुझे खुदाई के लिए बड़ा टूल चाहिए। नेल कटर से दीवार खोदना बहुत मुश्किल है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वह चम्मच को अपने जूते पर घिसकर गंदा कर देता है। फिर वो गार्ड को बुलाता है और कहता है, यह चम्मच गंदा हो गया है, मुझे दूसरा चम्मच दो। बाकी इनमेट
टीममेट्स भी गार्ड से अपने चम्मच बदलने की रिक्वेस्ट करते हैं। गार्ड को इसमें कोई गड़बड़ नहीं लगी और उसने तुरंत चम्मच बदलने की इजाजत दे दी। अब मॉरिस सीधे टेबल की तरफ बढ़ता है जहां एक और सिक्योरिटी गार्ड बैठा था। जैसे ही वह चम्मच बदलने लगता है, जॉन गार्ड को बातों में उलझा देता है। इस मौके का फायदा उठाकर मॉरिस एक के बजाय 2 चम्मच उठा लेता है और एक को जेब में छुपाकर रख देता है। इसके बाद वह सीधा अपने सेल में चला जाता है और उसका माइंड लगातार एस्केप प्लान पर काम कर रहा था। रात को इंग्लिश मॉरिस के पास किताब देने आता है। मॉरिस सीधा पूछ बैठता है, यहाँ पर वेल्डिंग वाला कोई उपकरण मिलेगा क्या? इंग्लिश हल्का सा मुस्कुरा के समझ जाता है। मॉरिस के दिमाग में अब भी वही एक ही बात घूम रही है, जेल से निकलना। वो धीरे से कहता है, मैंने पहले भी कहा था ये कोशिश बेकार जाएगी। तुम पकड़े जाओगे, शायद अपनी जान भी गवा दोगे। इतने सालों में मेरे दिमाग में भागने का ख्याल कभी नहीं आया क्योंकि ये लगभग इम्पॉसिबल है, पर अगर तुम जिद्दी हो तो करो कोशिश, मैं रोक नहीं सकता। मॉरिस को इंग्लिश की वार्निंग से फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन वो लिटमस के पास जाता है और माचिस मांगता है। कहता है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारे चूहे को रोज अपना हिस्सा का खाना दूंगा। लिटमस को चूहे से बहुत लगाव था। वो तुरंत ये डील मान जाता है। उसी रात लिटमस चुपके से मॉरिस को माचिस पास करा देता है। मॉरिस नेल कटर का एक हैंडल निकालता है और उससे एक छोटा सा बेलचा बनाने लग जाता है। फिर वो चम्मच तोड़कर नेल कटर के हैंडल से जोड़ देता है। माचिस से ही वो दोनों हिस्सों को वेल्ड कर देता है और एक नुकीला मजबूत टूल तैयार कर लेता है। फिर क्या था, वो वेंटिलेशन के चारों ओर खुदाई शुरू कर देता है। चार्ली पहरा दे रहा था। अगर कोई गार्ड निकट आया तो सीटी बजाकर मॉरिस को सिग्नल देगा, लेकिन थकान ने चार्ली की आंखें धोनी शुरू कर दी और वो सो गया। उसी वक्त एक गार्ड आती हुई नजर आती है। खैर, किस्मत ने साथ दिया। इंग्लिश बीच में आकर गार्ड का ध्यान भटकाता है, बातचीत में उलझा देता है और चार्ली की भी नींद खुल जाती है। पर टेंशन में चार्ली बीमार सा होकर सीटी बजाने में नाकाम रहता और किसी चीज को गिरा देता है। मॉरिस ने उस गिरती हुई चीज को सिग्नल समझ लिया। उसने तुरंत वेंट को ढककर बेड पर लेटने का नाटक किया। गार्ड आता है और सूंघते हुए कहता है, यहाँ कुछ जलने की स्मेल आ रही है। मॉरिस बड़े निबड़े स्वर में कहता है, सर, आपके रहते मजाल है कि कोई स्मोक करे, मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। गार्ड को कुछ समझ में आकर थोड़ी गरिमा महसूस होती है और वो चली जाता है। गार्ड के जाते ही मॉरिस ने वेंट के चारों ओर जमी सीमेंट को निकालना शुरू कर दिया, लेकिन देखा कि वेंटिलेशन की जाली के साथ स्क्रूज भी घुसे हुए थे जिन्हें काटने के लिए कोई शार्प टूल चाहिए था। अगले दिन काम करते हुए उसे एक मेटल की तेज धार वाली चीज मिल जाती है, जैसे एक बड़ा सा ब्लेड। पर चार्ली तुरंत डराता है, ये मेटल डिटेक्टर से निकलते वक्त पकड़ेगा, तुम इसे कैसे बाहर ले जाओगे? मॉरिस शांत है, कॉन्फिडेंस से कहता है, उसकी भी मैं व्यवस्था कर लूंगा। जब मॉरिस बाहर निकलकर दरवाजे पर पहुंचा, मेटल डिटेक्टर सच में बजने लगा क्योंकि वो मेटल हाथ में ही ले गया था। गार्ड ने रोका और पूछा, ये क्या ले जा रहे हो? मॉरिस बिना हिचकिचाए बोला, सर, मैं सोचा था कि इसे कपड़े टांगने के लिए यूज करूंगा। गार्ड ने गुस्से में कहा, ज्यादा होशियार मत बनो और वो मुझे दे दो। वो मेटल ले जाता है और मॉरिस को पूरी तरह चेक करके जाने देता है, लेकिन मॉरिस जैसा हीरो होता है, वह हमेशा एक कदम आगे रहता है। दरअसल उसने 2 मेटल्स चुराए थे, एक हाथ में लिया और दूसरा अपने शूज में छुपा रखा। उस शार्प मेटल से वह ग्रिल को धीरे धीरे काटने लगता है। अब बारी आती है गार्ड्स को चकमा देने के लिए डमी हेड बनाने की। चारों इनमेट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जुट जाते हैं। चार्ली गार्ड से थोड़ा पेंट मंगवाता है, मुझे आर्ट का शौक है। गार्ड भी इनकार नहीं करता और पेंट दे देता है। मॉरिस ने जो होल खोदा था वहां से निकला सीमेंट वह पीस कर पाउडर बना देता है। जॉन नाई की दुकान से बाल इकट्ठा करता है और क्लैरेंस लाइब्रेरी से पुरानी किताबें लाता है। सारा सामान रेडी होने के बाद मॉरिस पानी और पुराने मैगजीन्स का इस्तेमाल करके डमी हेड बनाने लगता है। पेंट और नकली बाल लगाकर वह सिर को बिल्कुल रियल दिखने वाला बना देता है। साथ ही मॉरिस अपने प्लान को और सिक्योर करने के लिए डमी कार्डबोर्ड भी बना देता है ताकि कोई सस्पेक्ट न करे कि दीवार में कोई टनल बनाई गई है। एक रात मॉरिस डिसाइड करता है कि वह अकेले ऊपर जाएगा। वो अपनी बनाई नकली खोपड़ी को बेड पर रखता है और उसे कंबल से ढक देता है। फिर वह डमी कार्डबोर्ड लेकर सुरंग से बाहर निकल आता है। वो पाइप्स पकड़कर धीरे धीरे ऊपर छत पर चढ़ता है और चार्ली बाहर पहरा दे रहा होता है। छत पर पहुंचने के बाद मॉरिस देखता है कि वहां एक लोहे का ग्रिल है जिसे वह सीधे कूदकर नहीं पकड़ सकता। इसी बीच एक गार्ड आता है और चार्ली से पूछता है, इतनी देर रात तक तुम पेंट क्यों कर रहे हो और तुम्हारा दोस्त मॉरिस इतनी जल्दी क्यों सो गया? चार्ली तुरंत बोलता है, जी सर, आज मॉरिस कारपेंट्री का काम करते हुए थक गया था, इसलिए जल्दी सो गया। लेकिन अचानक गार्ड की लाठी नीचे गिर जाती है। उसे उठाते हुए गार्ड मॉरिस के बालों को देखता है और बाल बहुत अजीब दिख रहे थे। चार्ली डर के मारे कांपने लगता है। आज तो काम से गया। गार्ड मॉरिस के सेल में हाथ डालकर बाल छूता है। मॉरिस मासूम अंदाज में पूछता है, क्या हुआ सर, मेरे बाल इतने खूबसूरत हैं क्या? लकी टाइमिंग से मॉरिस नीचे आकर बेड पर लेट जाता है। अगले दिन मॉरिस अपने साथियों को बताता है, छत पर एक रास्ता है लेकिन उसे ग्रिल से बांध रखा है और वो ग्रिल बहुत ऊंचाई पर है, मुझे एक और साथी की मदद चाहिए। तभी जॉन मुस्कुराता है और कहता है, कोई बात नहीं, मैंने अपना वेंट पूरी तरह खोल दिया है। आज रात मॉरिस भी छत पर पहुंचने वाला था। दोनों मिलकर ग्रिल खोलने का फाइनल स्टेप करने वाले थे। रात होते ही मॉरिस और जॉन अपने वेंट्स के जरिए धीरे धीरे छत पर चढ़ जाते हैं। जॉन मॉरिस को सहारा देता है और मॉरिस ग्रिल पकड़ लेता है। जॉन देखते ही है कि यह लोहे का ग्रिल बहुत ही मजबूत है और पूरी तरह से वेल्ड किया गया है। इससे निकालने का एक ही रास्ता है, ड्रिल मशीन। अगले दिन म्यूजिक क्लास में सभी इनमेट्स अपने अपने इंस्ट्रूमेंटोस बजा रहे होते हैं। तभी मॉरिस की नजर वहां रखे छोटे से पंखे पर पड़ती है। उसे तुरंत आइडिया आता है कि इसे काम में लेकर वह ड्रिल मशीन बना सकता है। वो चार्ली से कहता है, तुम किसी तरह इस पंखे को यहाँ से छुपा दो। चार्ली बड़े ही आसानी से इसे अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में छुपा देता है। बाहर आते समय गार्ड्स उसका बॉक्स चेक करते हैं लेकिन पंखा उन्हें नजर नहीं आता और चार्ली को जाने दे देते हैं। जैसे ही पंखा मॉरिस के हाथ लगता है वह उस पर काम शुरू कर देता है।
कई घंटों की मेहनत के बाद मॉरिस छोटे पंखे से ड्रिल मशीन तैयार कर लेता है। उस रात मॉरिस और चार्ली छत पर चढ़कर उस लोहे की रॉड को ड्रिल मशीन से काटने लगते हैं। ड्रिल की आवाज इतनी तेज थी कि गार्ड्स ऊपर आने लगते हैं, लेकिन तब तक मॉरिस ग्रिल का एक रॉड काट देता है और ड्रिल की आवाज बंद कर देता है। ड्रिल बंद होने के बाद गार्ड्स को कोई शक नहीं होता और वह वापस लौट जाते हैं। अब ये चारों, मॉरिस, जॉन, क्लैरेंस और चार्ली, भागने के लिए अपने सारे रास्ते खोल चुके थे। अब बस इंतजार था ट्यूसडे की रात का, जब वे दुनिया की सबसे सिक्योर जेल अल्काट्राज से भागने वाले थे। एक ऐसा जेल ब्रेक जिससे आज तक कोई भी सफल नहीं हो पाया। अगले दिन फिर उनकी मीटिंग होती है और वो भी मूवी हॉल में, जहां सभी इनमेट्स मूवी देख रहे होते हैं। मॉरिस धीरे से जॉन और क्लैरेंस से पूछता है, क्या तुम्हारा वेंट रेडी है और वो रेनकोट जिससे हम ट्यूब और लाइफ जैकेट बनाने वाले थे? वे बताते हैं, सब तैयार है, हमारा डमी हेड भी एकदम रेडी है, बस बच निकलने की देरी है। अगली सुबह नाश्ते के दौरान मॉरिस ने डॉग के दिए हुए फूल को टेबल पर रखा, लेकिन वार्डन ने जब यह देखा तो तुरंत उनकी टेबल पर आकर फूल को मसल दिया। वो फूल को चलते ही लिटमस का गुस्सा फूट पड़ता है। उसने वही छोटा सा फूल बहुत प्यार से रखा था, वो डॉग का फेवरेट था और डॉग अब नहीं रहा। लिटमस चिल्लाता है और वार्डन पर झपट पड़ता, तुमने डॉग को मार दिया, और उसकी दी हुई एक छोटी सी निशानी तक नहीं बख्शी। लेकिन जैसे ही वो वार्डन पर हमला करता है, अचानक लिटमस को तेज हार्ट अटैक आ जाता है और वह नीचे गिर पड़ता है। सब कुछ एकदम हल्ला गुल्ले जैसा हो जाता है। मॉरिस के अंदर भी गुस्सा उबल पड़ता है। उसने सोचा, अब और इंतजार नहीं, यही रात है। और चारों साथी उसी रात भागने का फैसला करते हैं। मॉरिस आधी रात का इंतजार करता है ताकि गार्ड्स का पहरा कुछ कमजोर हो जाए और वे आसानी से बाहर निकल सकें। तभी इंग्लिश चुपके से मॉरिस के पास कुछ किताबें पहुंचा देता है। मॉरिस उसे देखकर कहता है, आखिरी बार तुमसे हाथ मिलाना चाहता हूं। इंग्लिश उसकी आंखों में देखकर समझ जाता है कि मॉरिस ने अपना फैसला ले लिया है। वो चुपचाप वहां से चला जाता है, लेकिन फिर वही होता है जिसकी मॉरिस ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वार्डन अचानक उसके सेल की इंस्पेक्शन करने आ जाता है। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके प्लान के बारे में बता दिया हो। मॉरिस का दिल तेजी से धड़कने लगता है। इतने महीनों की मेहनत, सब कुछ बस अब नाकाम हो जाने वाला था। वार्डन ऑर्डर्स देता है कि मॉरिस के सेल की हर चीज चेक की जाए। गार्ड्स हर दीवार, हर कोना कसकर देखते हैं, लेकिन मॉरिस कोई एमेटर नहीं था। उसने एकदम साफ परफेक्ट प्लान बनाया था। जहां उसने उस सुरंग का रास्ता बनाया था, वहां उसने पहले से ही डमी कार्डबोर्ड इतनी बारीकी से फिट कर रखी थी कि गार्ड्स को कुछ न दिखा। सूटकेस हट गया, दीवार छेड़ी गई, पर कुछ भी नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिलता तो वार्डन और गार्ड्स निराश होकर चले जाते हैं, लेकिन एक गार्ड शक्की बना रहता है और कहता है, ये दोनों मॉरिस और चार्ली रात भर बातें करते रहते हैं, दाल में कुछ काला तो है। वार्डन ठंडे स्वरों में कहता है, ठीक है, कल तुम मॉरिस का सेल चेंज कर दो, उन्हें साथ नहीं रखने देंगे, ना मिल पाएंगे, ना बात कर पाएंगे। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान वुल्फ फिर मॉरिस को धमकाता है, आज रात तेरी आखिरी रात होगी। मॉरिस अपनी टेबल पर खींच से मुस्कुराता है और अपने साथियों से कहता है, ये पशु सही कह रहा है, आज रात देखते हैं कौन किसे मात देता है। आज रात मॉरिस के लिए आखिरी रात थी, लेकिन दोपहर में ही वुल्फ उस पर चाकू लेकर झपट पड़ता है। तभी इंग्लिश बीच में आकर वुल्फ को पकड़ लेता है। असल में इंग्लिश भी मॉरिस की मदद करना चाहता था, चाहे कामयाब हो या ना हो, उसका सपोर्ट मॉरिस के लिए हमेशा था। उस रात मॉरिस, जॉन, क्लैरेंस और चार्ली ने डिसाइड किया कि वे अपने अपने वेंट से निकलकर छत पर मिलेंगे। चार्ली शुरू में अपने साथियों के साथ भागने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह अपने सेल में अकेला होता है, उसे घबराहट होती है। अकेले बैठकर उसने डिसाइड किया कि वह अब प्लान में शामिल नहीं होगा। तीनों बाकी साथी मॉरिस, जॉन और क्लैरेंस अपनी वेंट से निकलकर छत पर पहुंच जाते हैं। वे काफी देर तक चार्ली का इंतजार करते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि चार्ली नहीं आएगा तो वे उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तीनों धीरे धीरे सर्चलाइट से छुपते हुए बिल्डिंग के आखिरी एंड तक पहुंच जाते हैं। इधर चार्ली के दिल में भी जोश और डर दोनों चल रहे थे। वो डिसाइड करता है कि अब वह भी भागेगा। अपने वेंट के रास्ते से ऊपर छत तक पहुंचता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अकेले होने के कारण वह उस आखिरी दरवाजे तक नहीं पहुंच पाता। मतलब उसकी आजादी का सपना डर की वजह से छूट गया। वहीं तीनों साथी छत से पाइप पकड़कर धीरे धीरे नीचे जमीन पर उतरते हैं। टावर में बैठे सिक्योरिटी गार्ड्स की नजरों से बचते हुए वे जेल की आखिरी दीवार तक पहुंचते हैं। बारी बारी फेंस पर चढ़कर वे अल्काट्राज की दुनिया की सबसे सिक्योर जेल से बाहर निकल जाते हैं। तीनों तेजी से दौड़ते हुए समंदर के किनारे पहुंचते हैं। वहां अपने रेनकोट्स निकालकर उन्हें फुलाने लगते हैं। मुंह से हवा भरते बढ़ते उन्हें काफी टाइम लगता है, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। पूरा एफर्ट लगाने के बाद वे रेनकोट से बनी ट्यूब बोट को फुलाकर पानी में डाल देते हैं और इस तरह मॉरिस, जॉन और क्लैरेंस अल्काट्राज के रुतबे को मिट्टी में मिला देते हुए सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं। अगली सुबह गार्ड्स हर सेल चेक करते हैं। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जब वे चार्ली के पास पहुंचते हैं, चार्ली अपने सेल में खड़ा होता है, भूत की तरह। दिल ही दिल में खुद को ताना देता है, काश कल रात थोड़ी हिम्मत जुटा लेता, शायद मैं भी बाकी लोगों के साथ बच निकलता। गार्ड पूछता है, तुम्हारा दोस्त इतनी देर तक क्यों सो रहा है? फिर वो मॉरिस के सेल में जाकर उसे आवाज देता है, लेकिन मॉरिस की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। गार्ड गुस्से में आता है और सेल खोलकर मॉरिस के बालों से पकड़कर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो जोर लगाता है, मॉरिस का सिर नीचे गिर जाता है। गार्ड के
पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मॉरिस अब सेल में नहीं बल्कि बाहरी दुनिया में अपनी आजादी का मजा ले रहा था। उसने बेड पर सिर्फ डमी हेड छोड़ रखा था। इसके बाद पूरे अल्काट्राज में सायरन बजने लगते हैं। जेल के हर कोने में यह खबर फैल जाती है कि कुछ कैदी भाग निकले हैं। वार्डन तुरंत पूरे जेल में उन तीनों को ढूंढने लगता है, लेकिन उन्हें अंदर कहीं नहीं मिलता। तो वार्डन तुरंत समुद्र में सर्च ऑपरेशन चलाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि तीनों बच निकले होंगे। उसके दिमाग में बस यही चलता है, जरूर वे पानी में डूब गए होंगे। लेकिन अंदर ही अंदर वार्डन को पता था कि ये तीनों कितने स्ट्रांग और स्मार्ट थे, और सच में वे तीनों समुद्र पार करके आजादी की सांस ले रहे थे। हेडक्वार्टर के अफसर वार्डन से सवालों की झड़ी लगा रहे थे। आप क्या कर रहे थे जब ये तीनों भाग निकले? वार्डन तनाव में था। तभी उसे डॉग का वही फेवरेट फूल मिल जाता है। इससे साफ था कि मॉरिस ने वार्डन से डॉग का बदला भी ले लिया था। सर्च टीम का हेड आकर रिपोर्ट देता है, सर, हर तरफ सर्च कर लिया लेकिन उनकी बॉडीज नहीं मिली। अब वार्डन को अपनी नौकरी और इमेज बचानी थी। वो कहता है कि रिपोर्ट में लिखो कि तीनों ने भागने की कोशिश की लेकिन पानी में डूबकर मर गए। लेकिन किसी को वार्डन की बात पर भरोसा नहीं हुआ। इसके बाद मॉरिस और उसके साथियों की कहानी अल्काट्रस तोड़ने वाले जीनियस के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हो गई, और 1 साल के अंदर अल्काट्रस जेल को बंद कर दिया गया, क्योंकि अब कोई गारंटी नहीं थी कि कोई भी यहां से भाग नहीं सकता। इस तरह सच्ची घटना पर आधारित यह फिल्म खत्म होती है, एक कहानी जिसमें दिमाग, धैर्य और जुझारूपन ने दुनिया की सबसे सिक्योर जेल को मात दी।